तो हम लोग टेस्ट वाले अपने टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के जितने भी थ्योरम्स थे वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है उसमें बेसिकली हम लोग टेस्ट पढ़ रहे हैं। टेस्ट यानी कि वर्स, कि अगर आपको कोई चीज़ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये फलाना प्रॉपर्टीज़ तो तभी वैलिड हो सकती है, ठीक है, अगर ये वैलिड है तो, अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो इनडायरेक्टली हम लोग अभी ये प्रूव करने वाले हैं कि फलाना प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने वाला क्वाड्रिलैटरल एक क्या है, पैरेललोग्राम है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले तो आपको एक क्वाड्रिलैटरल बनाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो मैंने ये क्वाड्रिलैटरल बना लिया। अब यहाँ क्वेश्चन में जो ये इफ़ वाला पार्ट है, ऑब्वियस है कि हम लोग इतने दिनों से ज्योमेट्री कर रहे हैं, इतनी तो हमारे अंदर कूट कूट की अक्ल है कि जो ये इफ़ वाला पार्ट होता है ना, दिस इफ़ वाला पार्ट इज़ बेसिकली योर गिवन। ये इफ़ वाला पार्ट क्या होता है, आपका गिवन। और जहाँ से ये देन शुरू हो जाता है, ये देन वाला पार्ट बेसिकली होता है आप लोगों का टू प्रूफ। तो गिवन में आपको क्या बोला गया है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर मैं इस क्वाड्रिलैटरल को नाम दे दूँ ABCD, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इस क्वाड्रिलैटरल का ये एंगल A और ये एंगल C आपस में इक्वल होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये वाला एंगल D और ये वाला एंगल B क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, ठीक है ना मैडम, कह रहा है। लेकिन क्या क्वेश्चन वाले ने उस फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को क्या पैरेललोग्राम कहा? क्या क्वेश्चन वाले ने उस फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को पैरेललोग्राम कहा है? नहीं कहा। उसने उस क्वेश्चन वाले ने उस क्लोज साइडेड फोर फिगर को क्या कहा है, एक क्वाड्रिलैटरल कहा है, सादा सिंपल सा। अब तुम में से मैक्सिमम लोगों का डाउट आएगा कि नहीं मैडम, जब क्या कहते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। हमने पढ़ा है, आपने पढ़ाया है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है हमने, हाँ यार पढ़ा है हम लोगों ने, बट होता है, मैं ये भी मानती हूँ। बट क्या अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आपको क्वाड्रिलैटरल दिया है क्या आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है क्या, पैरेललोग्राम दिया है क्या? नहीं दिया है। तो मत बोलो कि हाँ हमको पता है तो पैरेललोग्राम ही होगा। वी नो दैट कि होगा, बट दिया नहीं है। और उसके बाद बस यही चीज़ उसने हमको हमारे टू प्रूव में बड़े ही प्यार से लिख कर छोड़ कर चला गया कि प्रूव करो कि क्वाड्रिलैटरल ABCD ये बेसिकली क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ये चीज़ हमको प्रूव करने के लिए उसने छोड़ दी। अब मैं बता रही हूँ ना, तुम में से मैक्सिमम लोग पता है क्या बोलेंगे कि मैडम हम तो जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर वो एक पैरेललोग्राम है, हमने टेस्ट में, हमने स्टार्टिंग के थ्योरम में पढ़ा है, थ्योरम में। तो अगर यहाँ पर आपको अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हैं तो लिख दो ना डायरेक्ट कि एक पैरेललोग्राम है। बट देखो यार, चीज़ें ऐसी डायरेक्ट नहीं चलती कि डायरेक्ट उठाया और डायरेक्ट उठाकर लिख दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ता है, प्रॉपर स्टेप्स के साथ प्रूफ करना पड़ता है। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है तो थ्योरम में ऐसा होता था, इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं करते। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मुझे प्रूव करना है कि ये एक फलाना चीज़ एक पैरेललोग्राम है, तो मैं कैसे प्रूव करूँगी? ऑब्वियसली कुछ कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे हमको, कुछ खोपड़ी अपनी चलानी पड़ेगी, है ना। तो क्या कंसेप्ट्स लगाएं यहाँ, क्या खोपड़ी चलाएं? तो हमने बहुत सोचा कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हम लोगों को एंगल A और एंगल C कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, बराबर। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू आपको एंगल C दिया हुआ है, ये आपका गिवन पार्ट है। तो हमने काम किया कि लेट कर लेते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X, मतलब
बार बार एंगल ए लिखने की झंझट कौन पाले, बार बार एंगल एक्स लिखने की झंझट कौन पाले। जहाँ भी एंगल सी दिखेगा, जहाँ भी एंगल ए दिखेगा, उन दोनों के बदले में हम 1 लिख देंगे। वैसे ही एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी हो जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न हम लोग दे देंगे गिवन, बराबर। और कौन बार बार एंगल ए की जैसे बी लिखने की झंझट पाले, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी इक्वल टू आपका y, और इसका रीज़न देते हैं हम लोग 2। तो मैडम आपने ये लेट क्यों किया? देखो, तुमने अगर अभी तक मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ी है तो तुमको पता ही होगा कि मैक्सिमम टाइम्स जब जब मुझको इस तरीके का कोई पैटर्न दिखता है कि ये फलाना 2 एंगल्स मेरे इक्वल हैं, तो मैं हमेशा उनको लेट कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार उन एंगल्स को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हमेशा ही करती हूँ, कोई पहली बार मैंने ऐसा किया है ऐसा नहीं है। बढ़िया, ठीक है। अब क्या करें मैडम? अब तो दिक्कत हो गई, अब आगे कैसे प्रोसीड करें? तो आगे प्रोसीड करने के लिए बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है कि आप ये जानते हो कि आपका वो जो डब्बा आपको दिया गया है वो एक क्वाड्रिलैटरल है। ये तो भूल जाओ कि नहीं 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 मैडम, वो तो एक पैरेललोग्राम है, नहीं 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 वो तो एक रोम्बस है। ये सारे दिमाग के अंदर जो ख्याल आ रहे हैं इसको आप भूल जाओ। वो एक सादा सिंपल सा क्वाड्रिलैटरल है। इससे तो एग्री करते हो ना कि वो एक सादा सिंपल सा क्वाड्रिलैटरल है? हाँ, इससे तो हम एग्री करते हैं कि वो एक सादा सिंपल सा क्वाड्रिलैटरल है। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अगर आप 4 एंगल्स का एडिशन करोगे तो चारों एंगल्स का एडिशन करके 360 डिग्री आएगा, और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो हम लोग जानते हैं, बराबर। मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब एंगल ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? x। एंगल बी की जगह क्या लिख सकती हूँ? y। एंगल सी की जगह क्या लिख सकती हूँ? x। एंगल डी की जगह क्या लिख सकती हूँ? y। और इक्वल टू बोलो कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब ये एंगल ए की जगह x और एंगल बी वगैरह की जगह y, ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आया, प्रॉपर रीजंस देने का, ठीक है। अब आगे क्या किया जाए? ठीक है ना, जो ऐड होता है ऐड करो। जैसे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 360। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। अब आगे क्या किया जा सकता है? आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो। तो आपने 2 को कॉमन निकाला, ये x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। सो अगर कोई मुझे यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई ये पूछेगा तो मैं कहूँगी 360/2i। देयरफॉर यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई? x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 180 आई। अच्छा, यहाँ तक मेरी चीज़ें रुक गई। अब मैं बता रही हूँ तुमको, यहाँ पे एक होता है मिस्टेक पॉइंट। मैंने क्योंकि इतने सारे लोगों की कॉपी चेकिंग की है तो मुझको पता है कि एक स्टूडेंट से मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है, तो ताकि वो मिस्टेक तुमसे ना हो इसलिए तुमको पहले से उसको लेकर अवगत कराया जा रहा है, ठीक है। जैसे वो ये देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, तुरंत उनके दिमाग में आता है कि x इक्वल टू 90 और y इक्वल टू 90। वो ये वाली हरकत करते हैं जो कि सरासर गलत है। फिर जब आप उन्हें पूछते हो कि अरे तुमने x की वैल्यू 90 क्यों लिखा, y की वैल्यू 90 क्यों लिखी, तो वो जवाब क्या देते हैं कि मैडम x प्लस वाई 180 दिया था ना, तो 90 प्लस 90 हो गया 180। वो ये जवाब देते हैं। फिर मैं उनको पूछती हूँ क्यों सिर्फ 90 प्लस 90 करके 180 आता है क्या? हो सकता है मेरा x 60 डिग्री हो और हो सकता है मेरा y 120 डिग्री हो, तो भी तो देखो ऐड करके 180 आएगा। उन्होंने बोला यस मैडम आएगा। मैंने बोला हो सकता है मेरा x 10 डिग्री हो और मेरा y 170 डिग्री हो, तो भी ऐड करके देखो 180 आएगा। उन्होंने बोला यस मैडम आएगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई फिर तुम कैसे कह सकते हो कि x 90 और y 90 है, क्योंकि x और y का तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है जिन्हें ऐड करके 180 आएगा।
तब वो बोलते हैं कि हाँ यार, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन अभी आपको मिली है, इसके आगे अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि x को 90 y को 90 कर लेते हैं, तो उस ख्याल को लात मारो। ऐसा ख्याल बिल्कुल भी अपने दिमाग में लाने का नहीं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करें? तो अभी इसी स्टेज से हम लोग दो केसेस बनाते हैं, ठीक है। इसी स्टेज से हम लोग क्या करते हैं, दो केसेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि x प्लस वाई इसका एडिशन 180 होता है। यहाँ पे हम दो केसेस बनाते हैं। एक बना लेते हैं हम लोग केस नंबर 1। अभी आप x की जगह कुछ पुट करिए। तो आप x की जगह क्या पुट करें मैडम? x की तो वैल्यू a भी होती है और x की वैल्यू तो c भी होती है। मैं क्या पुट करूँ? ठीक है, तो मैंने कहा x की जगह चलो a पुट करते हैं। फिर मैंने कहा y की जगह चलो कुछ पुट करें। तो तुमने कहा मैडम y की वैल्यू तो b फॉर बॉल भी होती है और d फॉर डॉग भी होती है, किसको पुट करें? तो देखो, आपने क्योंकि x की जगह ऑलरेडी a पुट कर दिया है, a पुट कर दिया है, तो आप x की मतलब y की जगह आप c पुट करिए, क्योंकि a और c एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब a की जोड़ीदार है ना c, ठीक है, a की जोड़ीदार है ना c, a की जोड़ीदार है c। तो आप y की जगह क्या पुट करें? मैंने बोला कुछ भी पुट कर दो। तुमने बोला मैडम मैं पुट करूँगा d फॉर डॉग। मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड। लेकिन केस नंबर 2 अगर मैंने बनाया, तो केस नंबर 2 में जो खुशी है वो ये कहती है कि नहीं मैडम, मैं x की जगह a पुट नहीं करूँगी, मैं तो x की जगह पे c पुट करूँगी, c। मैंने बोला चल ठीक है भाई, कर ले पुट। मैंने कहा तू y की जगह क्या पुट करेगी? उसने बोला मैडम मैं y की जगह d पुट करूँगी। हाँ, मैंने बोला बिल्कुल कर सकती है, y की जगह d पुट। कोई दिक्कत है क्या आपको? मैंने बोला नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला मैडम मैं b पुट कर सकती हूँ? मैंने बोला हाँ भाई, तुम वो भी पुट कर सकती हो, कुछ भी पुट करो, मेरा क्या जाता है। बोला बस ठीक है मैडम। अच्छा, और भी केसेस बन सकते हैं, जैसे c के साथ b वाला एक केस, a के साथ b वाला एक केस, टोटल 4 केसेस बन सकते हैं, बट हम लोग 2 ही केस बना रहे हैं। अब देखो a प्लस d आपका 180 आया है। अब वापस से अपने ऊपर डायग्राम में जाइए, एंगल a किधर है उसको लोकेट करिए, एंगल d किधर है उसको लोकेट करिए, और देखने से ये पता चलता है कि ये वाला एंगल a और ये वाला एंगल d आपस में इंटीरियर एंगल के जैसे दिख रहे हैं, है ना। ये एंगल a और एंगल d आपस में इंटीरियर एंगल के जैसे दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हियर एंगल a एंड एंगल d आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब सिर्फ इंटीरियर एंगल के जैसे दिख रहे हैं, दिखने से नहीं होता है, इन दोनों का एडिशन भी 180 आया है। और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड देयर सम इज़ 180, और साथ ही साथ में इनका जो सम है वो भी 180 आया है। मतलब सिर्फ दिखने से नहीं होता है कि ये मेरे को दिखने में इंटीरियर एंगल के जैसा दिख रहा है तो चलो तो एक इंटीरियर एंगल है, ऐसा नहीं होता। उनका सम भी 180 आया है, उनका जो सम है वो भी 180 आया है। सो देयरफॉर हमने जो लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा था पास्ट टेंस में, अगर दो एंगल्स आपको इंटीरियर जैसे दिख रहे हैं और उनका सम भी अगर 180 आया है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप क्या लिख सकते हो कि वो दोनों एंगल्स को जो लाइन बना रही है, उन दोनों एंगल्स को जो लाइन बना रही है वो लाइन ज़रूर क्या रही होगी? पैरेलल। क्योंकि इंटीरियर एंगल्स तभी बनते हैं जब लाइंस क्या होती है? जब लाइंस पैरेलल होती है। तो एंगल ए को और एंगल डी को कौन सी लाइन बना रही है? एंगल ए को और एंगल डी को कौन सी पैरेलल लाइन बना रही है? ज़रूर ये लाइन ए बी रही होगी और ज़रूर ये लाइन डी सी रही होगी। तो और उन्हीं दोनों के बीच का ये क्या है? इंटीरियर एंगल। तो क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है और इनका सम भी 180 आ गया है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा सेग ए बी है वो पैरेलल है सेग डी सी के। गिव इट इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली बाजू की जो जोड़ी है C प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, वहाँ पे भी अगर मैं डायग्राम को देखूँ तो C किधर है? मैं डायग्राम को अगर देखूँ तो C ये है
और डायग्राम को देखूँ तो डी इधर है, क्या ये आपको देखने से दोनों इंटीरियर एंगल के जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग अपना वही सेम पुराना प्रवचन रिपीट करेंगे, ठीक है, कि ये दोनों एंगल आपको देखने से क्या लग रहे हैं? 180 के जैसे लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके दोनों एंगल आपको देखने से 180 के जैसे लग रहे हैं और साथ ही साथ में इनका जो सम है वो भी मतलब इंटीरियर जैसे लग रहा है और साथ ही साथ में इनका जो सम है वो भी 180 आया है। सो देयरफॉर इन दोनों एंगल्स को क्रिएट करने वाली लाइन भी क्या रही होगी? पैरेलल रही होगी। तो एंगल सी को और एंगल डी को क्रिएट कौन कर रहा है? ये रहा एंगल सी, ये रहा एंगल डी। इन्हें क्रिएट कौन सी लाइन कर रही है? ये ए डी क्रिएट कर रही है और ये बी सी क्रिएट कर रही है। यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा सेग ए डी है वो पैरेलल है आपके सेग बी सी के। गिव इट इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई और जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आई, इस इक्वेशन नंबर 3 को और इस इक्वेशन नंबर 4 को आप देखकर क्या एनालिसिस कर सकते हो? इसको देखकर आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि देखिए मैडम, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी सी है, मतलब एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है, और ए डी पैरेलल टू बी सी है, यहाँ पे एक और साइड के पैरेलल है। तो मैं यहाँ बड़े गर्व से लिख सकती हूँ कि देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल के क्या है? बोलो, क्वाड्रिलैटरल आर पैरेलल। अगर क्वाड्रिलैटरल के दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो देयरफॉर क्या है आपका वो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? आज की क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो हमारी प्रीवियस क्लास गई, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने और भी बहुत सारे टेस्ट पढ़े। अभी आगे की जो क्लासेस आएंगी उनमें हम और भी आगे अपने टेस्ट पढ़ेंगे। बट इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अगर अपोजिट साइड्स सारी की सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई भी दो जोड़ी जो बनती है ना, टोटल 2 जोड़ियाँ बनती हैं, अगर ये दोनों जोड़ियों की अपोजिट साइड्स पैरेलल आ जाए तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि वो पर्टिकुलर डब्बा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ख़त्म। यही हमको प्रूफ करना था। तो हमने लास्ट क्लास में टेस्ट नंबर 1 पढ़ा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने टेस्ट नंबर 1 पढ़ा। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। सो टोटल पैरेललोग्राम से जुड़े अभी तक हम लोग कितने टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं? 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हैं, ठीक है, तो कंफर्म है, 100% है कि वो पर्टिकुलर डब्बा, वो पर्टिकुलर फिगर भी क्या रहा होगा? एक पैरेललोग्राम रहा होगा। जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उस वक्त अगर आपको कभी अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स अगर आपके इक्वल आ गए, ठीक है, दोनों अपोजिट एंगल, सिर्फ एक नहीं, तो आप गारंटी से लिख देना कि हाँ भाई ये एक पैरेललोग्राम है। तो उस वक्त आपको इतना बड़ा प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैडम इसलिए ऐसा वैसा तैसा तैसा। डायरेक्ट आप इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 3 के साथ कंटिन्यू करेंगे।